तो आज हमारे एक श्रोता ने हमारे साथ एक कहानी साझा की है। शीर्षक है पिता की हत्या, एक गांव का राज। ये कहानी हमें ले जाती है रामपुर गांव, जहां एक रात एक पुरानी हवेली से चीखें सुनाई देती हैं। लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते क्या है कि गांव के एक जाने माने किसान है, रघुनाथ प्रसाद। वो जमीन पर पड़े हैं, मतलब खून से लथपथ, बेजान। और फिर पुलिस आती होगी, जाहिर है। हाँ, पुलिस आती है, लेकिन माहौल बड़ा अजीब है। सब लोग चुप हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, जैसे किसी ने कुछ देखा ही ना हो। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमारे श्रोता ने भेजी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। किरदार क्या है, उनके रिश्ते कैसे हैं और उस रात का सच क्या था। देखते हैं ये कहानी हमें क्या बताती है। बिल्कुल, ये कहानी मतलब पहली नजर में ही एक गहरे रहस्य की तरफ इशारा करती है। और ये जो चुप्पी है गांव वालों, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। हाँ, यही तो कहानी का पहला सीन ही इतना तनाव वाला है। रघुनाथ प्रसाद का शव, आंगन में खून और गांव वाले एकदम खामोश। पुलिस सवाल पूछ रही है पर सब मतलब नजरें चुरा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं देखा जी, कुछ नहीं सुना। हाँ। ये कैसी चुप्पी है? क्या ये डर या कुछ और बात है? देखिए, ये जो स्थिति है ना, ये अक्सर छोटे बंद समुदायों में देखने को मिलती है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। रामपुर गांव जी। ऐसी जगहों पर रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, उलझे हुए। तो लोग या तो एक दूसरे को बचाने के लिए चुप हो जाते हैं, या गांव की इज्जत का सवाल बना लेते हैं, या फिर कभी-कभी कोई सामूहिक डर भी होता है। अच्छा, तो ये चुप्पी ही पहली बन जाती है जांच के लिए सबसे बड़ी चुनौती। ये कहानी शायद इसी पहलू को दिखा रही है कि कैसे समाज का ताना बाना सच्चाई को दबा सकता है। और इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने आते हैं थानेदार राजवीर सिंह। वो तजुर्बेकार लगते हैं। माहौल देखकर ही उन्हें शक हो जाता है कि भाई मामला सीधा नहीं है। सही। उन्हें लगता है ये कोई बाहरी हमला या लूटपाट का मामला नहीं है, बात घर के अंदर की है। हाँ, ये अक्सर होता है ऐसे मामलों में, शक घर की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो अब उनका ध्यान जाता है परिवार पर। ठीक है। घर में 3 मुख्य लोग हैं। एक तो रघुनाथ की पत्नी सावित्री देवी, वो कभी घबराई हुई सी दिखती हैं। ठीक है। दूसरा बड़ा बेटा अमित, वो शहर में पढ़ता है और घटना के वक्त गांव में था भी नहीं। ओके, यानी वो बाहर था। हाँ, और तीसरा है छोटा बेटा रवि, जिसके बारे में गांव में फुसफुसाहट है कि पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा, बाप बेटे में झगड़ा। हाँ, अक्सर झगड़े होते थे। अब पूछताछ शुरू होती है और यहीं से मामला और उलझता है। सावित्री देवी है, वो कुछ साफ बता नहीं पा रही, बस सहमी हुई सी है। डर या सदमा हो सकता है शायद। रवि के बयान में भी थोड़ा झोल लगता है पुलिस को। फिर अमित शहर से आता है, वो भी हैरान है, परेशान है, लेकिन उसके पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं। तो सब अलग अलग बातें। किसी ने कहा हल्की कहा सुनी थी, किसी ने कहा सिर्फ परछाइयां देखी अंधेरे में। हाँ, ये विरोधाभासी बयान ये जांच को और मुश्किल बना देते हैं। इनसे क्या समझा जाए? यहीं पर जांच की असली परख होती है। ये जो पारिवारिक ताना बाना है ना, ये अक्सर ऐसी कहानियों के बिल्कुल केंद्र में होता है। हाँ, जैसा ये कहानी भी दिखा रही है। सही बात है। हर सदस्य का अपना सच हो सकता है, अपना डर और शायद अपना कोई राज भी। जैसे अमित की दूरी, वो बाहर था, पर क्या पता जमीन जायदाद का कोई एंगल हो सकता है। और रवि का पिता से झगड़ा, वो तो सीधा शक के दायरे में आ गया। एक क्लासिक मोटिव दिखता है। हाँ, बिल्कुल। और सावित्री देवी का डर, क्या वो सिर्फ सदमे में है या कुछ और छुपा रही हैं? तो राजवीर का ये सोचना कि मामला अंदरूनी है, वो काफी तार्किक लगता है। हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परिवारों में, बाहर से शांत दिखने वाले घरों में, अंदर कितने तनाव, कितने राज दबे हो सकते हैं। हाँ, और अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ ठोस सुराग मिलने शुरू होते हैं। अच्छा। हाँ, एक गांव वाला दबी जबान में बताता है कि कुछ दिन पहले रघुनाथ प्रसाद का अपने बेटों से जमीन को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। ओह, जमीन का झगड़ा। हाँ, खासकर उन्होंने अपनी कोई खास जमीन बड़े बेटे अमित के नाम करने से साफ मना कर दिया था। तो ये एक मोटिव हो सकता है अमित के लिए भी शायद। और दूसरी अहम बात ये पता चलती है कि घटना वाली रात रघुनाथ को आखिरी बार जिंदा देखने वाला कोई और नहीं, कौन? उनका छोटा बेटा रवि ही था। अच्छा, तो अब तो रवि पे शक और बढ़ गया होगा। बिल्कुल, मकसद भी जैसे नजर आ रहा है। जमीन का झगड़ा, पिता से अनबन और मौका,
वो आखिरी बार साथ था। हाँ, ये दोनों बातें, जमीन का विवाद और रवि का आखिरी बार पिता के साथ होना, उसे मुख्य संदिग्ध बना देती है। जांच अक्सर ऐसी ही तार्किक कड़ियों को जोड़कर आगे बढ़ती है। यहाँ तक कहानी एक जानी पहचानी दिशा में जाती दिख रही है ना, कि पारिवारिक झगड़ा हत्या की वजह बना। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन नहीं, यहीं पे कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। क्या होता है? फोरेंसिक टीम, मतलब वो लोग जो सबूतों की साइंटिफिक जांच करते हैं। हाँ, फोरेंसिक। वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट में एक ऐसी चीज निकलती है जो सबको चौंका देती है। क्या? रिपोर्ट कहती है कि रघुनाथ प्रसाद की कलाई पर कसकर पकड़े जाने के निशान हैं। पकड़े जाने के? हाँ, और उन निशानों का जो पैटर्न है वो सावित्री देवी के कंगन के डिजाइन से मैच करता है। क्या? कंगन का निशान सावित्री देवी का? ये एक ऐसा सबूत था जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अरे बाप रे, ये वाकई चौंकाने वाला मोड़ है। कंगन का निशान, ये तो फिजिकल एविडेंस है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जहाँ पहले सारा शक बेटों पर था, खासकर रवि पर, ये निशान अचानक सावित्री देवी को सीधे घटना से जोड़ देता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जांच में जो धारणाएं बनती हैं या परिस्थिति जन्य सबूत होते हैं, वो कभी कभी गुमराह कर सकते हैं। सही कहा। और एक ठोस वैज्ञानिक सबूत वो पूरी तस्वीर पलट सकता है। ये कहानी यही दिखाती है कि सच अक्सर वहाँ नहीं होता जहाँ नजरें जा रही हैं। हाँ। अब सवाल ये कि इस निशान का मतलब क्या है? क्या कोई हाथापाई हुई थी? बिल्कुल। और इसी कंगन वाले निशान के सबूत का सामना जब सावित्री देवी से कराया जाता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेती है। हाँ, लेकिन वो एक अलग ही कहानी बताती है। कैसी कहानी? वो कहती है, मेरा इरादा अब मैं मारने का नहीं था। कहती है, उस रात वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे और रवि को इस घर से निकाल देंगे। घर से निकालने की धमकी? हाँ। सावित्री बताती हैं कि उन्होंने रघुनाथ को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और फिर उसी बीच धक्का मुक्की हुई और उनके हाथ में रसोई से लाई हुई सब्जी काटने वाली छुरी थी। छुरी? हाँ, और उसी हाथापाई में वो छुरी गलती से रघुनाथ को लग गई। गलती से? वो यही कह रही हैं, बार बार दोहरा रही हैं, मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की, पर समाज ने, इन हालातों ने हमें इतना मजबूर कर दिया। समाज ने मजबूर कर दिया। हाँ, ये आखिरी बात, ये सोचने वाली है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। ये बयान ये बहुत जटिल है। एक तरफ वो मान रही है कि उनकी वजह से मौत हुई, लेकिन उसे एक हादसा या मजबूरी में उठाया गया कदम बता रही है। घर से निकाले जाने का डर, खासकर एक ग्रामीण औरत के लिए, ये बहुत बड़ा उकसावा हो सकता है, बहुत बड़ा डर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है कि समाज ने मजबूर कर दिया। ये बात कहानी को एक व्यक्तिगत अपराध से उठाकर एक सामाजिक मुद्दे की तरफ ले जाती है। क्या ये इशारा है उस समाज की तरफ जहाँ एक औरत की, उसकी आर्थिक सुरक्षा, उसकी पहचान, सब कुछ पति या घर से जुड़ा होता है, जहाँ घर से निकाले जाने का मतलब सड़क पर आ जाना होता है? शायद यही मतलब हो। ये कहानी इस पॉइंट पर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी अपराध के पीछे नफरत या लालच नहीं होता, बल्कि व्यवस्था का दबाव होता है, गहरी हताशा होती है, अपनी जगह बचाने की जद्दोजहद होती है। सवाल ये रह जाता है, क्या ये पूरी सच्चाई है या बचाव का एक तरीका? और क्या वाकई हालात इतने मजबूर कर सकते हैं किसी को? कहानी का अंत बहुत भारी है, दुखद है। सावित्री देवी के कबूलनामे के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वो हवेली अब एकदम वीरान सी लगती है। बड़ा बेटा अमित, जो शहर से आया है, वो चुपचाप खड़ा है, उसके चेहरे पर सदमा है, उलझन है, कुछ समझ नहीं पा रहा। जाहिर है। और छोटा बेटा रवि, जिस पर पहले शक था, वो घर की दहलीज पर बैठा है, एकदम बिखरा हुआ सा। शायद पिता को खोने का दुख और माँ के इस सच का बोझ उसने उसे तोड़ दिया है। बहुत दुखद तस्वीर है। हाँ, और थानेदार राजवीर सिंह, वो अपनी केस डायरी में आखिरी नोट लिखते हैं, जो शायद इस पूरी कहानी का सार है। वो लिखते हैं, हर कत्ल बंदूक या छुरी से नहीं होता, कुछ कत्ल दबाए गए जज्बातों, अनकही तकलीफों और घुटन से भी होते हैं। गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। और कहानी खत्म होती है हवेली की दीवार पर लिखे उस पुराने वाक्य पर, जो अब और भी ज्यादा मायने रखता है। यहाँ हर दीवार एक राज जानती है। ये अंत सच में कई सवाल छोड़ जाता है। उस परिवार का क्या होगा? अमित और रवि, वो इस हादसे से कैसे उठेंगे? पता नहीं। और राजवीर के शब्द, वो हमें याद दिलाते हैं
कि अपराध सिर्फ एक घटना नहीं होती, अक्सर ये लंबे समय से चले आ रहे भावनात्मक तनावों का नतीजा होता है। ये कहानी इस बात को बिल्कुल सामने रखती है। और वो आखिरी लाइन, हर दीवार एक राज जानती है, ये फिर से उसी थीम पर लौटती है कि हमारे आसपास, हमारे घरों में, शांत दिखने वाली जिंदगियों में कितने राज, कितने दर्द छुपे हो सकते हैं। सही। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? शायद ये समझ कि सच्चाई की कई परतें होती हैं और हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है, जिसका अंत अक्सर किसी न किसी के लिए दुखद ही होता है। तो ये थी हमारे श्रोता द्वारा भेजी गई कहानी पिता की हत्या, एक गांव का राज। एक रहस्यमयी मौत से शुरू हुई, फिर गांव की चुप्पी, परिवार के अंदर के तनाव, सबूतों का उलटफेर और आखिर में एक शॉकिंग वाला दुखद कबूलनामा। इसने दिखाया कि कैसे हालात, कैसी भावनाएं मिलकर एक त्रासदी को जन्म दे सकती हैं। और ये कहानी ये कुछ बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है, जैसे कि कैसे बंद दरवाजों के पीछे तनाव पनपता है और कब वो विस्फोटक हो जाता है। क्या बाहर की चुप्पी हमेशा अंदर की शांति का संकेत होती है? शायद नहीं। और सबसे अहम, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, वो किस तरह व्यक्तियों पर, खासकर जो कमजोर स्थिति में है, उन पर ऐसा दबाव बना सकती हैं कि वो हताशा में ऐसे कदम उठा लें जिनके परिणाम इतने भयानक हो। ये सोचने वाली बात है। ये कहानी